क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 मैंने शुरू में ही करा दिया था जब बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट कराया था। पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है टू ग्रुप्स ऑफ कंपीटिंग फॉर अ पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कॉर्पोरेशन। बच्चों, दो ग्रुप हैं, उनके बीच में कंपटीशन हो रहा है। किसके लिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। अब एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है। बनना कोई एक ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, या तो इस ग्रुप का एक बंदा बनेगा या इस ग्रुप का एक बंदा बनेगा। दो ग्रुप हैं, तो एक ग्रुप को हम लोग नाम दे देंगे E1 और दूसरे ग्रुप को हम लोग नाम दे देंगे E2। लिखा क्या है क्वेश्चन में, आगे देखिए जरा। द प्रोबेबिलिटीज दैट द फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप विल विन आर 0.6 एंड 0.4 रिस्पेक्टिवली। मतलब बस एक ग्रुप ये है, ग्रुप 1 लिख देता हूं, और एक ग्रुप ये है, इसको मैं ग्रुप 2 लिख देता हूं। इस ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.6 और इस ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ग्रुप की है, कम प्रोबेबिलिटी सेकंड ग्रुप की है, ऐसा क्वेश्चन बोला है। फर्दर, इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस, अगर फर्स्ट ग्रुप विन करता है, यानी कि फर्स्ट ग्रुप अगर जीत जाता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज 0.7 and the corresponding probability is 0.3 if the second group wins। मतलब हो क्या रहा है कि ये कंपनी है। अब कंपनियों में क्या होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वही कंपनी को चलाते हैं, उन्हीं का डिसीजन आखिरी डिसीजन होता है। तो ये जो कंपनी होगी वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रही होगी। अब कुछ लोग होते होंगे कहते होंगे नया प्रोडक्ट लॉन्च करो, कुछ लोग होते होंगे मत करो। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला है जरा सुनिएगा। इफ द फर्स्ट ग्रुप विन, अगर फर्स्ट ग्रुप विन करता है, यानी कि ये ग्रुप जीतेगा, इसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसी ग्रुप का बनेगा। तो कह रखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज 0.7। इसका मतलब अगर ये ग्रुप सिलेक्ट होता है तो नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है। और उसके बाद वर्डिंग क्या लिखी है, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। करस्पॉन्डिंग का मतलब साथ ही साथ में जो अगला ग्रुप है, कौन सा? सेकंड ग्रुप। अगर ये जीतता है तो वो नया प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट एनपी लॉन्च करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.3 है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड वाज बाय द सेकंड ग्रुप। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है बच्चों के सेकंड ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया गया, सेकंड ग्रुप ने इंट्रोड्यूस किया गया है नए प्रोडक्ट को, यानी कि नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। अब नया प्रोडक्ट तो फर्स्ट ग्रुप के द्वारा भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, सेकंड ग्रुप से भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। आपको प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है? आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन वो कौन से ग्रुप का था, फर्स्ट का या सेकंड का? तो उसमें देखिए लिखा हुआ है किसी एक ग्रुप का निकालना होगा, तो उसने बता रखा है कौन से ग्रुप का हो, सेकंड ग्रुप का हो। हमें सेकंड ग्रुप के लिए प्रोबेबिलिटी तैयार करनी है। देखिए कैसे। सबसे पहले मैं लिखता हूं कि लेट E1 बी द इवेंट, लेट E1 बी द इवेंट ऑफ विनिंग फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप आपका क्या कहते हैं, जीते, उसके हम लोग पॉसिबिलिटी को E1 नाम दे रहे हैं। और E2 बी द इवेंट ऑफ विनिंग सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप विन करे, उसकी पॉसिबिलिटी को मैं E2 नाम दे रहा हूं। अच्छा, E1 का क्या मतलब हुआ? PE1, फर्स्ट ग्रुप जीत गया, 0.6। अच्छा, 0.6 को मैं थोड़ा डेसिमल से हटा के रखना चाहता हूं, तो इसे 6/10 कर देता हूं, मतलब 3/5। और यहीं पर अगर PE2 अगर मैं लिखूं बच्चों, तो PE2 क्या होगा? PE2 आपको दे रखा है 0.4, मतलब 4/10, मतलब 2/5, 3/5, 2/5। अच्छा, इसके बाद लिखते हैं कि लेट A बी द इवेंट न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड। ए इवेंट है जिसके तहत हमारा नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होगा। तो अगर मैं लिखता हूं क्या भला, PA अपॉन में E1, तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं लिखता हूं PA अपॉन में E2, इसका क्या मतलब हुआ? इसको रीड करते हैं। रीड करेंगे तो पता चलेगा। ए का मतलब नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, ए का मतलब नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, और E1 का मतलब कौन से ग्रुप से? फर्स्ट ग्रुप से। मतलब क्या हुआ?
ए का मतलब नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ फर्स्ट ग्रुप से, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है 0.7, दैट इज 7/10। और ए अपॉन में E2 का मतलब आपका प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ सेकंड ग्रुप से, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है 0.3 यानी कि 3/10। अब इसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी इसकी निकालते हैं। हमें जो बात करनी है कौन से वाले ग्रुप की बात करनी है, सेकंड ग्रुप की। तो सेकंड ग्रुप में लिखता हूं मैं PE2 अपॉन में A, और इसका फॉर्मूला जब डेवलप करूंगा तो यहां पे लिखूंगा PE1, नीचे तो वही रहेगा बाय डिफॉल्ट, PA अपॉन में E1, PE2 PA अपॉन में E2, और PE2 PA अपॉन में E2। बच्चों ऊपर हमेशा वही आएगा जो यहां पे लिखा होगा। सेकंड ग्रुप है तो हमें सेकंड ग्रुप के हिसाब से चलना पड़ेगा। मैं वैल्यूज लगाता हूं, देखिएगा फटाफट। PE2 ऊपर क्या है, PE2 है 2/5, यहां पे लिखता हूं 2/5, और PA अपॉन में E2 है 3/10। PE1 क्या है 3/5, और PA अपॉन में E1 है 7/10। PE2 आपका ये रहा 2/5, और PA अपॉन में E2 3/10 बाय डिफॉल्ट। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ये आएगा ऊपर 6/50, 21/50, और ये आ जाएगा 6/50, 6/50, 27/50, 50 से 50 कैंसिल, 6/27, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। फाइनल इसका आंसर आएगा बच्चों 2/9। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। क्वेश्चन 10 को देखिएगा। सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई। एक बच्ची ने क्या करा, एक डाई उछाली तो क्या होगा, डाई उछल जाएगी। इफ शी गेट्स 5 और 6, अगर उसे 5 और 6 मिलता है, शी टॉसेस ए कॉइन 3 times and notes the number of heads. If she get 1 2 3 4, she tosses a coin once and note whether a head or tail is obtained. इसको बड़ा ध्यान से समझते हैं। देखिए क्या है, एक बच्ची ने क्या करा, एक डाई उछाली बच्चों। अब डाई जब उछाली तो डाई को उछालने पर क्या क्या मिल सकता है, सोचिए बॉस। अगर डाई को उछालेंगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब उसने इसमें बात ऐड करी है क्या, इफ शी गेट्स 5 और 6, अगर उसने डाई उछाली और डाई को उछालने पर क्या आ गया 5 6 आ गया मान के चलिए, तो क्या होगा पता है, शी टॉसेस ए कॉइन 3 times। तब उसे क्या होगा, कॉइन उछालना होगा, और कितनी बार उछालना होगा 3 times, 3 times, 3 times। और आगे क्या लिखा है, इफ शी गेट्स 1 2 3 और 4, मान के चलो उसने डाई उछाली और डाई उछालने पर 1 से लेके 4 तक कोई नंबर आ गया, तब क्या होगा, उसे कॉइन उछालना होगा, और कॉइन उछालना होगा कितनी बार, केवल एक बार। अब आगे क्या रखा है, इफ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, इफ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, उसे मिला मान के चलिए केवल एक हेड, तो उसने आगे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 और 4 विद द डाई। मतलब क्या हुआ बच्चों, उसने प्रोबेबिलिटी पूछी है कि एक डाई आए। क्वेश्चन में देखिए उसने लिखा है, लास्ट की वर्डिंग को पकड़िए, उसने क्या बोला है, इफ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, उसे केवल एक हेड मिला हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, जबकि उसके डाई पर क्या आया हो 1 2 3 4। एक बात बताइए, 1 हेड तो मुझे यहां पे भी मिल सकता है और 1 हेड मिल सकता है यहां पे भी, लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस चीज की, कि एक हेड आए जबकि डाई पर क्या आ चुका हो 1 2 3 4। दरअसल एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, टुकड़ों में समझते हैं। टुकड़ों में क्या मतलब, पहला ये ग्रुप मान लेता हूं E1, इस वाले ग्रुप को मान लेता हूं मैं E2। एक बात समझिए, मैं लिखता हूं क्या, लेट E1 बी द इवेंट डाई शोज, लेट E1 बी द इवेंट डाई शोज। डाई क्या शो करती है 1 2 3 और 4, डाई पर 1 2 3 या 4 आए, इसको मैंने नाम दिया है E1। एंड E2 बी द इवेंट
डाई शोज, डाई पर क्या है 5i या 6i। अब आप खुद ही सोचिए PE1 का मतलब क्या हुआ, डाई पर कौन सा नंबर आए 1 2 3 4, 1 2 3 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो कितने हैं ये पॉसिबल इवेंट 4 और टोटल होते हैं 6, यानी कि 4/6 होगी प्रोबेबिलिटी किस चीज की 1 2 3 4 5 6 आने की, यानी कि 2/3। और यहीं पर अगर मैं लिखता हूं PE2, तो PE2 का क्या मतलब होगा, PE2 का मतलब डाई शोज, डाई पे क्या आया हो नंबर 5 6 आया हो, तो 5 6 आने का मतलब 2/6 यानी कि 1/3। अच्छा एक बात समझिए, आपको प्रोबेबिलिटी किस चीज की लानी है, क्वेश्चन में उसने बोला है क्या, प्रोबेबिलिटी किस चीज की लानी है कि उसके पास क्या है, शी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, केवल एक हेड हो। तो यहां पे मैं लिखता हूं लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग क्या एग्जैक्टली, ना कम न ज्यादा, एग्जैक्टली 1 हेड, केवल एक हेड आए। तो सुनना बच्चों जरा, यहां पे एक मैं बात बताना चाहता हूं, अगर आप ध्यान सुनना, when 1 coin थ्रो, अगर मान के चलिए आप केवल एक कॉइन थ्रो करते हैं तो क्या क्या सैंपल स्पेस बनेंगे, क्वेश्चन को सही से समझने के लिए समझिएगा। when 1 coin थ्रोन, अगर मैं एक कॉइन ही उछालूं तो सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, बस या तो हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन लगे हाथ एक बात सुनिए, when 3 coins थ्रोन, अगर मान के चलिए मैं 3 कॉइन को उछालूं एक साथ या एक कॉइन को उछालूं 3 बार, बात एक ही है, तब सैंपल स्पेस क्या बनेंगे। अगर 3 कॉइन की बात करूं तो क्या क्या हो सकता है, हो सकता है 3 हेड आए, HHT आए, THH आए, HTH आए, मतलब 3 हेड या आगे 2 हेड, एक हेड कैसे आ सकता है HTT, TTH, THT, और एक क्या लास्ट हो सकता है TTT। मैंने आपके सामने लिख के छोड़ा है क्या कि अगर हम एक कॉइन को एक बार उछालेंगे तो एक बार उछालने पर तो या तो H आएगा या T आएगा, हेड या टेल, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की भी 1/2। अगर हम कॉइन को 3 बार उछालते हैं तो क्या होगा बॉस, या तो ट्रिपल H आएगा यानी कि 3 हेड आएंगे, या 2 हेड आएंगे, या 1 हेड आएगा, या 0 हेड आएगा। अब आपसे प्रोबेबिलिटी में किस चीज की बात हुई है उसकी चर्चा करते हैं। अगर मैं लिखता हूं बच्चों A/E1 तो इसका क्या मतलब है, और लिखता हूं A/E2 तो इसका क्या मतलब है, समझिए। देखिए बात क्या है, E1 किसकी बात कर रहा है, E1 बात कर रहा है किसकी, कि डाई पर कौन सा नंबर आया हो 1 2 3 4। E1 का मतलब डाई पर आया हो 1 2 3 4, ठीक है। अगर डाई पे 1 2 3 4 आ गया, ये वाला ग्रुप हो गया। और A का मतलब क्या है, A का मतलब हमने क्या माना है, A का मतलब है कि A बी द इवेंट गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। तो मुझे आप बताइए, एक हेड आया उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी E1 के हिसाब से। तो समझिएगा E1 बात कर रहा है किसकी, उस सिचुएशन की जिस पर आपका डाई 1 2 3 4 शो कर रहा है। और जब डाई आपका 1 2 3 4 शो करेगा तो आपको कॉइन उछालने के लिए कितने चांसेस मिलेंगे, केवल एक चांस मिलेंगे। और एक चांस उछालने पर जब मिलेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड या टेल। इसका मतलब ये जो सिचुएशन है फर्स्ट वाली, ये सिचुएशन आपको कब मिलेगी, जब आप कौन से ग्रुप से ताल्लुक रखते होगे, E1 से। और 3 कॉइन उछालने के लिए कब आपको मिलेगा, जब आप कौन से ग्रुप से रिलेटेड हो, E2 से। तो इसका मतलब जब मैं क्या लिख रहा हूं, ये फर्स्ट ग्रुप के लिए है, ये सेकंड ग्रुप के लिए है। ये तब मिलेगा आपको जब 1 2 3 4 लाओगे, और 3 कॉइन उछालने के लिए कब मिलेगा, जब आप 5 और 6 लाओगे। तो अगर मैं लिख रहा हूं A/E1 तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, A का मतलब एक हेड आना चाहिए, E1 का मतलब फर्स्ट ग्रुप से। तो फर्स्ट ग्रुप में एक हेड आने के लिए क्या पॉसिबिलिटी होगी, एक हेड आने की पॉसिबिलिटी होगी 1/2। लेकिन अगर मैं लिखता हूं A/E2, A का मतलब एग्जैक्टली 1 हेड, और E2 का मतलब क्या हुआ बच्चों, E2 का मतलब वो सेकंड ग्रुप की अगर बात करूं, एक हेड आना चाहिए सेकंड ग्रुप से, एक हेड आना चाहिए सेकंड ग्रुप से, सेकंड ग्रुप ये है। अब बताइए सेकंड ग्रुप में एक हेड आने वाले कौन कौन से आउटकम है हमारे फेवर में। तो एक हेड आने वाले में कौन कौन होगा, एक तो होगा HTT, एक TTH और एक TST, क्योंकि इन सभी में आप देख सकते हैं कितने हेड हैं, 1 हेड 1 हेड 1 हेड, एग्जैक्टली मुझे 1 हेड चाहिए।
तो 1 हेड वाले मेरे फेवर में कितने आउटकम हैं? 3, और टोटल ये कितने हैं? 8, यानी कि A अपॉन में E2 का मतलब 1 हेड आने की पॉसिबिलिटी सेकंड ग्रुप से, तो सेकंड ग्रुप से 1 हेड आने की पॉसिबिलिटी 3/8 होगी। लेकिन अब आपको क्वेश्चन में जो प्रोबेबिलिटी पूछी है वो कौन से ग्रुप की पूछी है, उस पर भी जरा ध्यान दीजिए। तो यहां पे देखिए साफ लिखा हुआ है क्या भला, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 4 विद द डाई। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि डाई पर उसका क्या आया हो, 1 2 3 4 आया हो। इसका मतलब वो कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप की, सेकंड ग्रुप की। तो 1 2 3 4 को तो हमने फर्स्ट ग्रुप नाम दिया है, यानी कि फर्स्ट ग्रुप की। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन में लिखेगी वो 1 ग्रुप की निकलेगी, इसलिए मैं लिखूंगा E1 अपॉन में A, और ये पूरा किसके इक्वल होगा, ऊपर तो वही आ जाएगा PE1 फर्स्ट ग्रुप, PA अपॉन में E1, और इसके बाद नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा E1 PA अपॉन में E1, फिर आएगा PE2 और PA अपॉन में E2। तो वैल्यूज लगाते हैं। PE1 का क्या मतलब हुआ, PE1 की वैल्यू देखिए बच्चों, PE1 की वैल्यू है 2/3, और PA अपॉन में E1, PA अपॉन में E1 है 1/2। PE1 आपका है वही, PE1 वहीं से मैं लिख देता हूं डायरेक्टली 2/3 1/2। PE2 आपका कितना है 1/3, और PA अपॉन में E2 ये आपका है 3/8, 1/2 3/8 है ना। आगे चलते हैं जरा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं लिख देता हूं 2 अपॉन में 6, मैं कैंसिल नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। 2 अपॉन में 6 एलसीएम लेने में आसानी हो जाती है, 3 अपॉन में 24। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां पे मैं करूंगा तो 2 अपॉन में 6 तो है ही, एलसीएम लूंगा यहां पे तो 24 आएगा। 6 4 जा 4 2 जा 8 प्लस 3, तो ये आ गया 2 अपॉन में 6, 24 अपॉन में 8 3 11, 6 4 जा तो यानी कि 4 2 जा 8 अपॉन में 11, ये आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में क्या है, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा इसको, बहुत ध्यान से कीजिएगा, 2 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, 11 क्वेश्चन सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, आप करके देखिएगा, सेम डिप्टो वही है। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे समझाना है कॉम्बिनेशन का। आपको याद हो जब 11th क्लास में आप थे तो आपने एक फॉर्मूला सीखा था NCR। NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। आगे ऊपर वाला फैक्टोरियल ऊपर, नीचे वाला नीचे, और दोनों का डिफरेंस यहां पे लिखा जाता है। देखिए ये कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला हमें कब यूज करना होता है, जब किसी ग्रुप में से हम लोग अब तक जितने भी क्वेश्चन करे हैं एक आइटम हम लोग ड्रॉ करते थे, केवल एक आइटम। लेकिन जब कभी क्वेश्चन में आपको कह रखा हो कि 2 आइटम विड्रॉ करने हैं, 3 आइटम विड्रॉ करने हैं, मल्टीपल आइटम विड्रॉ करने हैं, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। देखिए कैसे। एक बात बताइए, अगर मैं आपको कहूं कि टोटल 52 कार्ड है, आपको पता ही होगा, इस क्वेश्चन को भी करूंगा उससे पहले मैं एक बात बताना चाह रहा हूं। मान के चलिए कोई बैग है, सिंपल सा लैंग्वेज में लेता हूं, सिंपल एग्जांपल लेता हूं। किसी बैग में मान के चलिए रेड, ब्लैक और ब्लू बॉल्स हैं। रेड है मान के चलिए 10, ब्लैक है मान के चलिए 8, और ये है मान के चलो बच्चों 6। 10 8 6 यानी कि टोटल बॉल कितनी हो गई, 24 हो गई। मैं आपको कहूं यहां पर कि एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो बच्चों रेड बॉल यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड बॉल, एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, तो कितने फेवर में रेड बॉल है 10, और टोटल कितने हैं 24, तो बॉस ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा 12। 5/12 प्रोबेबिलिटी होगी किसकी, एक रेड बॉल की। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि यहां पर आप प्रोबेबिलिटी निकालिए 2 रेड बॉल की, 2 रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो भैया उस सिचुएशन में आपको कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। कैसे, 2 रेड बॉल निकालनी है, तो 2 रेड बॉल निकालनी है तो किस में से निकालोगे, 2 रेड बॉल, इन 10 रेड बॉल में से निकालोगे। तो लिखेंगे 10C2, 10 रेड बॉल में से 2 रेड बॉल अपॉन में 24 बॉल में से 2 रेड बॉल। ध्यान समझिए कॉम्बिनेशन को किस तरह से यूज करेंगे। अगर एक से ज्यादा आइटम आप विड्रॉ करते हैं तो याद रखिए हमेशा क्या करना होगा, आपको 2 रेड बॉल निकालनी है 10 रेड बॉल में से। तो इसका मतलब क्या हुआ,
10 रेड बॉल में से 2 रेड बॉल यानी कि 10C2, और ओवरऑल सैंपल स्पेस नीचे लिखा जाता है 24 में से 2 बॉल्स। अब इसको सॉल्व करके जो निकलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस 8 फैक्टोरियल, यहां पर 24 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 22 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। रीजन बस ये बताना था कि जब भी किसी क्वेश्चन में 2 आइटम विड्रॉ होते हैं तो कॉम्बिनेशन का यूज तो होता ही है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बच्चों, अ कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता कहीं खो गया, यानी कि नंबर ऑफ कार्ड्स उस पैक में अब कितने होंगे? 51 होंगे। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड। अब क्या हुआ कि उन बचे हुए 51 कार्ड में से हमने 2 कार्ड निकाले हैं और दोनों के दोनों कार्ड क्या हैं? डायमंड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो खोया हुआ कार्ड है वो क्या है? डायमंड है। और आपने कार्ड भी कितने निकालने हैं? 2, और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? डायमंड। एक बात समझिए, टोटल जो कार्ड्स होते हैं हमारे वो कितने कार्ड्स होते हैं? 52 होते हैं, और उन 52 में 4 कैटेगरी होती है बच्चों, अगर आपको याद हो। एक होती है कैटेगरी डायमंड की, दूसरी कैटेगरी होती है हर्ट की, तीसरी कैटेगरी होती है क्लब की, और 4th कैटेगरी होती है स्पेड की। इस क्वेश्चन में उसने सारा फोकस किस पे कर रखा है? डायमंड पे कर रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, डायमंड को एक ग्रुप मान लेते हैं और बाकी जो ये बेचारे बच गए हैं उनको अदर ग्रुप मान लेते हैं। नॉर्मली आपको पता है डायमंड जनरली जो 52 कार्ड होते हैं उसमें डायमंड के कितने कार्ड होते हैं? 13। बाकी सबके भी 13 13 13 होते हैं। तो अगर मान के चलो ये जो दूसरे ग्रुप बन गए इनके टोटल कितने कार्ड हो जाएंगे? 39 कार्ड्स हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि इस 52 कार्ड्स में से एक कार्ड कहीं खो गया है। तो जो एक कार्ड खो गया है वो कौन सा कार्ड हो सकता है? हो सकता है वो डायमंड का कार्ड खोया हो, और ऐसा भी तो हो सकता है कि जो कार्ड खोया हो वो डायमंड का ना हो, अदर में से हो। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बात समझिएगा, हमारा कार्ड जो खोया हो वो डायमंड का हो, उसे मैंने नाम दे दिया E1, और जो कार्ड खोया हो सकता है वो डायमंड का ना हो, उसे नाम दे देता हूं मैं E2। लिखता हूं क्या कि लेट E1 बी द इवेंट द लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड। जो कार्ड खो गया वो कौन सा कार्ड है बच्चों? डायमंड का है। इसको मैंने नाम दे दिया E1, और E2 का मतलब E2 बी द इवेंट द लॉस्ट कार्ड बीइंग अदर देन डायमंड, मतलब नॉट डायमंड। मतलब आपका जो पत्ता खोया कार्ड का E1 तो मैंने मान लिया कि जी कौन सा कार्ड खो गया? डायमंड का कार्ड खो गया। और दूसरा E2 मैंने क्या माना है? E2 माना है कि जो कार्ड आपका खोया है वो डायमंड का नहीं है। E2 बी द इवेंट अदर देन डायमंड, वो डायमंड का कार्ड नहीं है। अब जरा समझिएगा, अगर मैं लिखता हूं PE1 तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो पत्ता खोया वो डायमंड का खोया। डायमंड का पत्ता खोने की क्या है पता है प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो डायमंड के पत्ते होते कितने हैं टोटल जो पत्ता एक खोया होगा इन 13 में से खोया होगा। अगर मैं लॉस्ट कार्ड बोल रहा हूं डायमंड, तो 13 में से खोया होगा, यानी कि 13/52 यानी कि 1/4। अगर मैं लिखता हूं PE2 तो PE2 का मतलब जो पत्ता खोया वो डायमंड का नहीं है। डायमंड का नहीं है मतलब इसमें से है, और इसमें से तो कोई भी हो सकता है। तो इनमें से अगर खोया होगा तो 39 में से कोई खोया होगा, तो कितने फेवर में? 39/52 यानी कि 3/4। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि आपने क्या करना है, इनमें से 2 कार्ड निकालने हैं, और जो दोनों के दोनों कार्ड निकालने हैं वो दोनों के दोनों कार्ड क्या होने चाहिए बच्चों? डायमंड होने चाहिए। तो यहां पे मैं लिखता हूं क्या, लेट, अब इसमें अगर मैं लिखता हूं क्या कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 डायमंड कार्ड। 2 डायमंड कार्ड को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? ए नाम दे दिया। अब देखना बच्चों, अगर मैं लिखता हूं PA/E1 और लिखता हूं PA/E2 तो इसका क्या मतलब होगा? A/E1 का मतलब 2 डायमंड कार्ड, और E1 का मतलब जो कार्ड खो गया वो किसका है?
डायमंड का ही है। A अपॉन में E1 का मतलब क्या हुआ, जो पत्ता खोया वो डायमंड का ही है और हमें 2 डायमंड निकालने हैं, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी जरा समझिएगा। इसमें हम लोग जब A अपॉन में E1 निकालेंगे तो A अपॉन में E1 का मतलब क्या होगा समझिएगा। A का मतलब क्या है, A का मतलब बोथ डायमंड, और E1 का मतलब क्या है, E1 का मतलब क्या था कि लॉस्ट कार्ड बीइंग, E1 का मतलब है कि जो कार्ड खोया है आपका वो क्या है, डायमंड का है। अब एक बात समझिए, अगर आपका एक पत्ता डायमंड का खो चुका है तो इसका मतलब डायमंड के कितने पत्ते आपके पास रहे होंगे, 12, और आपको 2 डायमंड निकालने हैं तो इसका मतलब इन्हीं 12 में से निकालेंगे आप। तो डायमंड है आपके 12, उसमें से निकालेंगे 2 डायमंड, और टोटल कितने हैं 51, 51 में से 2। ध्यान से समझिए, ओवरऑल 51 में से 2 निकल रहे हैं और आपको 2 डायमंड निकालने हैं, और 2 डायमंड कब निकालने हैं, जबकि जो कार्ड खोया हो वो डायमंड का ही हो। अगर डायमंड का पत्ता खो गया है तो टोटल 13 कार्ड्स थे, एक पत्ता डायमंड का खो गया तो डायमंड रह गए होंगे 12 C2 अपॉन में 51 C2। इस तरह से जब हम A अपॉन में E2 निकालेंगे तो A का मतलब क्या है, बोथ डायमंड, दोनों के दोनों डायमंड हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, दोनों के दोनों डायमंड है, और E2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, E2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि द लॉस्ट कार्ड बीइंग अदर देन डायमंड, मतलब जो कार्ड आपका खोया वो डायमंड का नहीं था। इसका मतलब जो कार्ड आपका खोया वो डायमंड का नहीं था, मतलब जो कार्ड खोया वो अदर कार्ड में से रहा होगा। इसका मतलब एक कार्ड इसमें से खो गया, ये कार्ड कितने रह गए 38, और अब आपको निकालना क्या है, 2 डायमंड निकालने हैं, 2 डायमंड निकालने हैं, जबकि जो कार्ड खोया वो डायमंड का नहीं था। तो डायमंड का नहीं था तो इसका मतलब डायमंड के कार्ड कितने रह गए होंगे 13, इन 13 में से ही 2 निकालेंगे आप। यानी कि इसका रिजल्ट मैं क्या लिखूंगा, इसका मैं लिखूंगा 13 डायमंड में से 2 डायमंड और ओवरऑल 15 में से 2 डायमंड, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे वैसे ही जैसे हम लोगों ने पीछे करा था। 12 C2 को हम लोग क्या लिखेंगे, 12 C2 को हम लिखेंगे 12 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, फिर इन दोनों का डिफरेंस 10 फैक्टोरियल, और नीचे क्या आएगा बच्चों, इसका आएगा 51 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और फिर इन दोनों का डिफरेंस 49 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करता हूं, 12 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 12 फैक्टोरियल के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिएगा 12 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, खत्म ही कर देता हूं, और ये 10 फैक्टोरियल है ही। यहां पर 51 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 51, 50 और 49 फैक्टोरियल, और नीचे 49 फैक्टोरियल तो है ही। अब इसके बाद देखिएगा यहां पर 49 से 49 गया, 10 से 10 गया, कुल मिला के बचा तो बचा क्या, 12 इंटू 11 अपॉन में 51 इंटू में 50। इसको मैं और कट नहीं करता, इसको फिलहाल ऐसे रहने देता हूं, आगे मुझे एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी, बताऊंगा भी कैसे। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या होगा बच्चों, 13 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, फिर इन दोनों का डिफरेंस 11 फैक्टोरियल। यहां पे सॉल्व करूंगा 51 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, फिर इन दोनों का डिफरेंस 49 फैक्टोरियल, और इसके बाद यहां पे 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल गया, 13 को आप लिख सकते हैं 13 इंटू में 12 इंटू में 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, और यहां पे क्या बचेगा बच्चों, 51 फैक्टोरियल को मैं 51, 50, 49 फैक्टोरियल, यहां पे भी 49 फैक्टोरियल है, 49 से 49, 11 से 11 गया, कुल मिला के क्या बच गया, वही 13 इंटू 12, और नीचे वही आ गया होगा 51 इंटू 50। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है उस सिचुएशन को जरा समझिए। अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या भला, कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड कार्ड। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो आपका कार्ड खोया वो किस चीज का है, डायमंड का है। आपको पता होना चाहिए कार्ड जो आपका खोया वो डायमंड का है, उसको आप लोगों ने क्या नाम दे रखा है, E1। तो यहां पे जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मेरा ग्रुप बनेगा E1 अपॉन A, और इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा PE1 PA अपॉन में E1, और PE2 PA अपॉन में E2, दो ही ग्रुप है, और ऊपर फर्स्ट ग्रुप के लिए लिखा जाएगा PE1 PA अपॉन में E1। PE1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, PE1 की वैल्यू है 1/4, और PA अपॉन में E1, PA अपॉन में E1 देखेंगे तो A अपॉन में E1 ये रहा, इसका सॉल्यूशन आया, बड़ा ही खतरनाक सॉल्यूशन आया है, 12 इंटू 11 अपॉन में 51 इंटू 50। अभी मैं कैंसिल नहीं कर रहा क्योंकि आगे कैंसिल करने में आसानी हो जाएगी।
अच्छा, इसके बाद Pe1 आपका वही है 1/4 12 इंटू 11 अपॉन में 51 इंटू 50 और प्लस में Pe2 क्या है बॉस? Pe2 आपका है 3/4 और Pa अपॉन में E2, तो Pa अपॉन में E2 होगा 13 इंटू 12 अपॉन में 51 इंटू 50। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ऊपर क्या आएगा देखिए, 12 इंटू 11, इसको मैं मल्टीप्लाई करके भी लिख देता हूं, थोड़ा सा ठीक रहेगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो 12 इंटू 11 132 आ जाएगा। यहां पे लिखता हूं 132 अपॉन में क्या है ये पूरा का पूरा 4 51 50 एज इट इज। यहां पर भी जाएंगे तो क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 132 और ये 4 इंटू 51 इंटू 50। डिनोमिनेटर को मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूं? क्योंकि थोड़ी देर में ये कैंसिल हो जाएगा, आपको पता भी चल रहा होगा। और यहाँ पे 13 इंटू 12 इंटू 3 ये आपका आएगा 468 और अपॉन में 4 इंटू 51 इंटू 50। बच्चों अगर मैं एलसीएम लूंगा तो यहां पर तो वही रहेगा 4 इंटू 51 इंटू 50। यहां पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में वही आ गया 4 इंटू 51 इंटू 50, ऊपर 132 और 468। इसके डिनोमिनेटर से आपका डिनोमिनेटर पूरी तरह से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 451 50 से 451 50 कैंसिल हो गया और बचेगा क्या, बचेगा आपके पास 132 और अपॉन में क्या आएगा 468 प्लस में 132 दैट इज 600। बस इसे और सिंप्लीफाई कर दीजिए जितना भी सिंप्लीफाई हो सकता है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 12 से डिवाइड हो जाएगा, ये 11 आएगा और इसको करेंगे तो 50, 11/50 बीइंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में करने के बाद ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से कीजिए क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं। समझ में आने के बाद मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, उनका भी बेनिफिट हो। थैंक यू वेरी मच।